गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव दृष्टि से या फिर एकेडमिक दृष्टि से यानी दोनों तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव दृष्टि से चाहे एकेडमिक दृष्टि से। तो आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। यदि फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसकी जो मीनिंग होती है वो हिंदी मीनिंग की तरह फिगर ऑफ स्पीच की मीनिंग अलंकार होती है। यानी अलंकार मीन्स क्या होता है? अलंकार मीन्स होता है आभूषण। यानी जब कोई सुंदर स्त्री आभूषण को धारण कर लेती है तो वो और ज्यादा सुंदर लगती है। तो ठीक उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का जब किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस में सरलता, सौंदर्य और उसका जो प्रभाव होता है, इफेक्टनेस जो होती है उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बाद हम ये जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, अ फिगर ऑफ स्पीच is a departure from the ordinary way of expression of familiar use of words। यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी जो अलंकार होता है, वह साधारण से थोड़ा भिन्न होता है। यानी जो ऑलरेडी जो पहले सेंटेंस होता है और जब उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर दिया जाता है तो वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज है वो सेंटेंस में किया जाता है, जिससे उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। एक लाइन और दिया है, इट इज यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसका यूज जो किया जाता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति, यानी जो सेंटेंस की अभिव्यक्ति होती है उसका जो प्रभाव होता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है, साधारण तौर पे फिगर ऑफ स्पीच के 7 टाइप होते हैं और सारे टाइप है, लेकिन ये 7 इसके बेस हैं। इसके बेसिक जो फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं वो 7 हैं जो यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है सिमिली है, सेकंड मेटाफर है, थर्ड पर्सनिफिकेशन है, फोर्थ एपोस्ट्रोफी है, फिफ्थ ऑक्सीमोरन है, 6 हाइपरबली है, 7 ओनोमेटोपोइया है। यदि इसकी हिंदी की मीनिंग की बात करें तो सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार, मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार, एपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार, हाइपरबली मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ओनोमेटोपोइया मीन्स होता है ध्वनात्मक अलंकार। तो इस तरीके से हम फिगर ऑफ स्पीच की हिंदी मीनिंग भी जान लिए। और यदि आपको फिगर ऑफ स्पीच की जितने नेम्स यहाँ दिए गए हैं उनको लर्न करना है तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ। सबसे पहले जितने नेम्स यहाँ दिए गए हैं सबका जो स्टार्टिंग लेटर है उसको एक बार यहाँ लिख लीजिए। यानी पहले आप एस लिख लीजिए, फिर एम लिख लीजिए, फिर पी लिख लीजिए, फिर ए लिख लीजिए और ओ लिख लीजिए, फिर एच और फिर ओ। अब इसको लिखकर इसको पढ़िए, यानी सम पा ओ हो, यानी सम पा ओ हो। तो ये जो ट्रिक है सम पा ओ हो, यानी सम यानी सिमिली, मेटाफर, पा पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ओहो ओ मीन्स ऑक्सीमोरन, एच मीन्स हाइपरबली और ओ मीन्स ओनोमेटोपोइया। तो सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबली, ओनोमेटोपोइया। तो इस तरीके से इसका यूज करके आप जितने भी फिगर ऑफ स्पीच के नेम्स हैं इसका आसानी से आप लर्न कर सकते हैं।
इसका यूज करके। तो आज हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और फिगर ऑफ स्पीच के जितने टाइप्स होते हैं सबके बारे में जाना। आपको यहाँ से जितने फिगर ऑफ स्पीच के नेम्स हैं इसको लर्न करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिमिली की डेफिनेशन। सिमिली की डेफिनेशन है अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच a comparison is made between two objects of different kind of which at least one point in common। कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच यानी जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है इनमें दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और इन दोनों वस्तुओं में कम से कम एक क्वालिटी मिक्स होना चाहिए, यानी एक क्वालिटी मिलना चाहिए, एक क्वालिटी मैच होना चाहिए। और इसमें एक लाइन और है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। इस फिगर ऑफ स्पीच में यानी सिमिली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक, सो यानी एज, लाइक, सो का यूज किया जाता है। तो इस जो सिमिली है, सिमिली की डिफिनीशन ये हो जाएगी कि सिमिली में दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और उन दोनों वस्तुओं में कम से कम एक क्वालिटी कॉमन होना चाहिए। और इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन के लिए यानी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन क्या होना चाहिए, एज, लाइक और शो। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन के लिए एज, लाइक, सो का यूज किया जाता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। एग्जांपल है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो कंपैरिजन ऑफ वर्ड है यानी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन है, लाइक, इसमें लाइक मिल गया, लाइफ और ड्रीम के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरिजन के लिए इसमें लाइक का यूज हुआ है। तो जो सिमिली की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ये होती है कि वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक और सो का यूज किया जाता है और इनमें से एक पॉइंट यानी जिनके बीच कंपैरिजन किया जा रहा है इनमें से एक क्वालिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, तो इस लाइन में क्या हो गया, सिमिली हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लायन। तो इसमें राणा प्रताप की कंपैरिजन किससे हो रहा है, लायन से हो रहा है। यानी राणा प्रताप ब्रेव हैं और लायन भी ब्रेव होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन के लिए किस वर्ड का यूज किया जा रहा है, एज का यूज किया जा रहा है। और जो सिमिली की डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी कंपैरिजन के लिए यानी किसी दो वस्तुओं के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कंपैरिजन हो रहा है तो इसके लिए एज का यूज किया जा रहा हो तो वहां क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस में भी क्या हो गया, सिमिली हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि सिमिली की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में यानी राणा प्रताप और लायन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए एज वर्ड का यूज किया गया है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट है हर फेस इज लाइक द मून। यानी हर फेस, उसके फेस का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, मून से किया जा रहा है। और कंपैरिजन के लिए इसमें एक क्वालिटी क्या है, यानी दोनों ब्यूटी है, ये भी मून भी ब्यूटी है, फेस भी ब्यूटी है। लेकिन दोनों के बीच जो कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन के लिए जो कंपैरिजन वर्ड है यानी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक, सो है। तो इसमें लाइक का यूज हो रहा है। जो सिमिली की डेफिनेशन होती है एज, लाइक, सो, तो उसमें से एक वर्ड लाइक भी है, तो लाइक का यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एज, लाइक, सो का यूज हो रहा है तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिमिली की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़े। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो आइए देखते हैं मेटाफर की डेफिनेशन क्या है। मेटाफर की डेफिनेशन है अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच
in which two things are compared, यानी जो सिमिली में हो रहा था वही मेटाफर में हो रहा है। सिमिली में भी दो थिंग्स के बीच हम कंपैरिजन कर रहे थे, मेटाफर में भी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन यहां दिया है बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन इज नॉट यूज्ड, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि किसी भी कंपैरिजन वर्ड, किसी भी कंपैरिजन वर्ड जैसे एज, लाइक, सो का यूज नहीं किया जाता है। यानी जो मेटाफर की डिफिनेशन है ये है कि इसमें भी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, सिमिली में भी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ओनली वन डिफरेंट है कि सिमिली में वर्ड ऑफ कंपैरिजन का एज, लाइक, सो का यूज किया जाता है, लेकिन मेटाफर में किसी भी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज नहीं किया जाता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, यहां है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी लाइफ और ड्रीम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लाइफ और ड्रीम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहां किसी भी कंपैरेटिव यानी किसी भी कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल यहां नहीं किया गया है, तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर की डिफिनेशन क्या है कि दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन किसी भी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज नहीं किया जाता है। तो इस लाइन में क्या हो गया, मेटाफर हो गया। नेक्स्ट लाइन है यानी नेक्स्ट एग्जांपल है सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, यानी सूरदास भी पोएट हैं, मिल्टन भी पोएट हैं। तो यहां सूरदास का कंपैरिजन किससे हो रहा है, मिल्टन से हो रहा है। दोनों लोग फेमस पोएट हैं, लेकिन किसी भी इस सेंटेंस में किसी भी कंपैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, सूरदास हैं और मिल्टन हैं, दोनों फेमस पोएट हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन किसी भी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज नहीं किया गया है, न एज का यूज किया गया है, न लाइक का यूज किया गया है और न ही सो का यूज किया गया है। तो इस लाइन में भी क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है यानी नेक्स्ट एग्जांपल है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर एक फेमस सिटी है, स्विट्जरलैंड एक फेमस सिटी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कंपैरिजन वर्ड यानी किसी भी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज जैसे एज, लाइक, सो का इस्तेमाल इस लाइन में नहीं किया गया है। ये दोनों एग्जाम्पल है, यानी कश्मीर और स्विट्जरलैंड दोनों फेमस सिटी है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, लेकिन किसी भी कंपैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्योंकि मेटाफर की डिफिनेशन क्या होती है कि हम टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two things are compared but words of comparison is not used, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में यानी मेटाफर में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन किसी भी कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोज ये एडियम फ्रेज है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज, यानी पूरे सेंटेंस की जो मीनिंग होगी लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी लाइफ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है, यानी जो लाइफ का कंपैरिजन हो रहा है बेड ऑफ रोजेस से हो रहा है, लेकिन इसमें किसी भी कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक, सो का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ किसी भी कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आज हम लोगों ने सिमिली और मेटाफर की डिफिनेशन, एग्जाम्पल्स और हम लोगों ने ये जाना कि कैसे किसी लाइन में हम पहचानेंगे कि किसी भी लाइन में मेटाफर है या फिर सिमिली है। तो आपको
यहाँ सिमिली की डिफिनेशन और मेटाफर की डिफिनेशन और इनके एग्जांपल्स क्लियर करना है। पर्सनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है। पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण, यानी मानवीकरण अलंकार। इसकी डिफिनेशन होती है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और विचारों को आर थॉट एज लिविंग बीइंग्स, इनको क्या मान लिया जाता है, जीवित मान लिया जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी किसी भी निर्जीव वस्तुओं को या फिर किसी भी विचारों को क्या मान लिया जाता है, जीवित मान लिया जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं, पर्सनिफिकेशन देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी इस सेंटेंस में अपॉर्चुनिटी ये अवसर है। अपॉर्चुनिटी क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसको क्या मान लिया गया है, इसको जीवित मान लिया गया है, यानी लिविंग बीइंग, इसको जीवित मानकर इसको यहाँ दिखाया गया है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो सफलता होती है वो एक बार दरवाजा खटखटाती है, यानी जो अवसर होता है, जो सफलता होती है, जो अवसर होता है वह केवल एक बार मिलता है। तो इस सेंटेंस में यदि डिफिनीशन, पर्सनिफिकेशन की डिफिनीशन देखा जाए तो इस बेस पर इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि पर्सनिफिकेशन की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी निजी वस्तुओं को या फिर विचारों को क्या मान लिया जाता है, जीवित मान लिया जाता है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स क्या होती है, चिंता होती है, यानी एंजाइटी क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, ये निर्जीव वर्ड है, तो यानी एंजाइटी क्या है, निर्जीव है, यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, और इसको क्या मान लिया गया है, लिविंग बीइंग, इसको सजीव मानकर यहाँ दिखाया गया है। एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है, यानी इस सेंटेंस में एंजाइटी को लिविंग मान लिया गया है, लिविंग बीइंग मान लिया गया है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस क्या है, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो एक्सपीरियंस को यहाँ क्या मान लिया गया है, टीचर मान लिया गया है, टीचर को जीवित के रूप में यहाँ माना गया है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी एक्सपीरियंस क्या है, एक बेस्ट टीचर है, यानी एक्सपीरियंस को जीवित मान लिया गया है, एक टीचर के रूप में इसको क्या मान लिया गया है, जीवित मान लिया गया है। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। क्योंकि जो पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि किन्हीं भी वस्तुओं या विचारों को सजीव मानकर यानी उसको डिनोट किया जाता है, तो वो क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ट्रूथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी ट्रूथ है, ये ट्रूथ क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो ट्रूथ को यहाँ जीवित दिखाया गया है, यानी ट्रूथ सीट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, यानी जो डाइंग मैन है उसके लिप्स पर क्या दिखाई देता है, ट्रूथ दिखाई देता है, यानी सच्चाई सामने आती है, लेकिन ये क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। तो सिंपल तौर पे पर्सनिफिकेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी
किसी भी निजी वस्तुओं को या फिर विचारों को क्या मान लिया जाता है, सजीव मानकर डिनोट किया जाता है। तो इस टाइप के इस किसी भी लाइन में इस टाइप लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सजीव माना जाए या फिर आइडियाज को लिविंग माना जाए तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्या है, एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी मींस क्या होता है, संबोधन होता है। तो एपिस्ट्रॉफी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिस्ट्रॉफी की डिफिनीशन। एपिस्ट्रॉफी की डिफिनीशन क्या होती है, एन एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेस है, यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में इस अलंकार में क्या करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस, हम डायरेक्ट संबोधित करते हैं, सीधा संबोधित करते हैं टू द डेथ, यानी मरी हुई चीजों को, या फिर टू द एब्सेंट, अनुपस्थित चीजों को, जो दिखाई न दे, अनुपस्थित हो, फिर भी उसको हम डिनोट करें, फिर भी हम उसको संबोधित करें, एड्रेस करें, या फिर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज, या फिर किसी मानवीकृत वस्तुओं को, यानी जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, उनको हम एड्रेस करें। तो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहेंगे, एपिस्ट्रॉफी कहेंगे, यानी संबोधन कहेंगे, संबोधन अलंकार कहेंगे। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन क्लियर करना है कि एपिस्ट्रॉफी की डिफिनीशन होती है कि एन एपिस्ट्रॉफी इज डायरेक्ट एड्रेस, सीधा संबोधित किया जाता है, किनको किया जाता है, टू द डेथ, यानी मरी हुई वस्तुओं को, टू द एब्सेंट, जो मरी हुई वस्तु हो, या फिर टू द एब्सेंट, जो अनुपस्थित हो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या किसी भी मानवकृत वस्तुओं को इसमें क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वो सॉलिट्यूड वेयर आर थ्री शम्स, यानी इसमें सॉलिट्यूड को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। और एपिस्ट्रॉफी की एक और ट्रिक आपको बताते हैं कि इसमें एपिस, ये जो मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका यूज किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि इसमें किसी को एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में सॉलिट्यूड है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फेल्टी थी नेम इज ओमेन। फेल्टी यानी कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। तो इसमें फेल्टी को क्या किया जा रहा है, संबोधित, यानी डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस की, यानी जो ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी डिफिनीशन ये होती है कि इसमें किसी भी, यानी मरी वस्तुओं को, टू द डेथ, टू द एब्सेंट, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी मरी वस्तुओं को, अनुपस्थित वस्तुओं को, या फिर मानवीकृत वस्तुओं को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से इस लाइन में क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। इस लाइन में जूलियस सीजर के अधिकार को, पावर को, उसके अधिकार को क्या किया जा रहा है, ये एड्रेस किया जा रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। जबकि जूलियस सीजर क्या है, डाइट कर चुके हैं, इसके बाद भी इनको क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। तो जब किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट एड्रेस हो और वो डेथ हो, एब्सेंट हो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, तो उस लाइन में क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा। तो इसलिए इस लाइन में कौन सा फिगर है, एपिस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम। इस सेंटेंस में क्या है, वर्ल्ड को एड्रेस किया जा रहा है, लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है, टाइम को एड्रेस किया जा रहा है, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क बना है। तीनों में क्या मार्क बना है, एक्सक्लेमेशन मार्क बना है। तो इस सेंटेंस में देखने से पता चला इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, वर्ल्ड को एड्रेस किया जा रहा है, लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है, और टाइम को एड्रेस किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि
जो एपिस्ट्रॉफी की डेफिनेशन होती है ये होती है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी को भी यानी जो डेथ हो यानी एब्सेंट हो, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, आइडियाज हो और इनको क्या किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। हाइपरबली की डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरबली की डेफिनेशन है, हाइपरबली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स मीन्स थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड as greater or less, better or worse than they actually are। मीन्स ये है कि हाइपरबली मीन्स होता है अतिशयोक्ति, यानी अतिशयोक्ति अलंकार में यानी हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच में हम ये देखते हैं यानी अतिशयोक्ति मीन्स क्या होता है, अतिशयोक्ति मीन्स होता है जब किसी फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी थिंग्स या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट मीन्स दिखाया जाता है या उनको प्रेजेंट किया जाता है। क्या प्रेजेंट किया जाता है, ग्रेटर और लेस, यानी उनको बहुत ज्यादा, जितना वो रियल में होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर उनको बहुत ज्यादा अच्छा कहा जाता है या फिर खराब कहा जाता है जब वो रियल में होते हैं। यानी जो हाइपरबली मीन्स ये हो गया कि जब कोई पर्सन या फिर थिंग्स जितना रियल में है उससे कई गुना ज्यादा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हाइपरबली मीन्स अतिशयोक्ति, यानी जितना वो रियल में है उससे कई गुना ज्यादा उसको चढ़ा बढ़ा के उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं कि सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स मीन्स ये है कि सी वेप्ट वह रोई, टीयर ऑफ ओशियन ऑफ टीयर्स यानी जो उसके आंसू थे वो ओशियन यानी सागर की तरह उसके आंसू बहे। तो ऐसा रियल में होता नहीं है कि कोई रोता है तो उसके जो टीयर्स हैं, उसके जो आंसू हैं वो सागर की तरह बहते हो, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसके जो आंसू निकले वो ओशियन की तरह निकले यानी सागरों की तरह निकले। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा, यानी इसमें जो रियल में है, जो एक्चुअली में है उससे कई गुना ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है 10,000 saw I at a glance, यानी कहा जा रहा है कि इसमें पहली नजर में यानी पहली ही नजर में मैंने 30,000 लोगों को देखा, यानी 10,000 लोगों को देखा। 10,000 saw I at a glance, यानी 10,000 लोगों को मैंने एक निगाह में देखा, एक नजर में देखा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में ऐसा होता नहीं है कि एक नजर में आप 10,000 लोगों को देखते हो। तो इस सेंटेंस में क्या किया गया है कि हाइपरबली डिनोट किया जा रहा है कि इसमें रियल यानी एक्चुअल से ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। तो हाइपरबली की डेफिनेशन भी होती है कि जब कोई चीज एक्चुअल हो और उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहां हाइपरबली होता है। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ फ्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध में ब्लड की नदियां बहने लगी, यानी जो बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ उसमें खूनों की नदियां बही। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बैटल में खूनों की नदियां बहती हैं, हल्का फुल्का ब्लड निकलता है, लेकिन रिवर यानी ब्लड की रिवर बहने लगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि बैटल में क्या हुआ, रिवर ऑफ फ्लड यानी रिवर ऑफ ब्लड यानी खूनों की नदियां बही। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेस से ज्यादा ग्रेटर में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है डियर चीफ
Their chief was mountain high, यानी उसका मालिक कितना ऊंचा है, माउंटेन इतना ऊंचा है, पर्वत इतना ऊंचा है। यानी इस सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा, क्योंकि किसी का मालिक इतना बड़ा इतना ऊंचा नहीं होता है। इसमें भी अतिशयोक्ति है, यानी इसमें भी हाइपरबली है। इस सेंटेंस में भी ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है रियल की तुलना में, यानी एक्चुअली के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइपरबली की जो डेफिनेशन है ये है कि जब किसी वस्तु को उसके वास्तविकता से ज्यादा चढ़ा बढ़ाकर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस सेंटेंस में यानी उस लाइन में क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है, विरोधाभास, यानी इस फिगर आप इसकी हिंदी में बात करें तो विरोधाभास अलंकार। यानी ऑक्सीमोरन फिगर आप स्पीच में इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच, ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिनमें टू अपोजिट आइडियाज यानी दो विपरीत विचारों को आर पुट टुगेदर एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। दो अपोजिट आइडियाज होते हैं लेकिन उनको एक साथ दिखाया जाता है, एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। जब किसी लाइन में दो अपोजिट वर्ड हो, दो अपोजिट आइडिया हो, जब उनको प्रेजेंट किया जाता है, एक साथ प्रेजेंट किया जाता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, This is an open secret. This is an open secret. इस लाइन में देखिए कहा जा रहा है कि this is an open secret, यानी ओपन भी है और सेक्रेट भी है, यानी खुला हुआ भी है और उसको छिपाया हुआ भी है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में क्या किया गया है, अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कहा गया है कि ये रहस्य खुला हुआ भी है और सेक्रेट भी है। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्ड अपोजिट हैं लेकिन एक साथ यूज किए गए हैं। तो इस तरीके की पोजीशन किसी भी सेंटेंस में आए, इस टाइप की वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज किए जाए तो कौन सा फिगर होगा, ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लाइफ इज अ बीटर स्वीट। लाइफ क्या है, बीटर भी है और स्वीट भी है, कड़वा भी है मीठा भी है, यानी बीटर का भी यूज हुआ है और स्वीट का भी यूज हुआ है। दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है, लेकिन ये लाइफ के लिए यूज किए गए हैं, इसलिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्योंकि बीटर और स्वीट ये दूसरे के अपोजिट वर्ड है और इसमें इस्तेमाल एक साथ कर दिए गए हैं, इसलिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज ऑल, हैज मींस हैज होता है, यानी उसके पास सब कुछ है। देखिए इस सेंटेंस में अपोजिट आइडिया को दिखाया गया है कि उसके पास कुछ न रहते हुए भी बहुत कुछ है, यानी इस सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, दो अपोजिट पोजीशन का इसमें इस्तेमाल है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। और ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन होती है कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, दो अपोजिट आइडिया का एक साथ जब हम यूज करते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है, यानी विरोधाभास होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय इज रेगुलर एंड इरेगुलर। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि ये जो बॉय है ये रेगुलर है, इसके बाद इरेगुलर है, यानी नियमित होते हुए भी अनियमित है, यानी रेगुलर भी है इरेगुलर भी है। तो आप ये बताइए, ये दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट आइडियाज में हैं, लेकिन एक साथ यूज कर दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में, इस तरीके से कोई भी कंडीशन मिले तो
हम क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे? ऑक्सीमोरन का। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरन इस सेंटेंस में बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल यानी आइडिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से हाइपरबोली और ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा, और आपको बताया गया कि कौन सी कंडीशन में आप पहचानेंगे कि किस लाइन में हाइपरबोली है या फिर ऑक्सीमोरन है। अब हम पढ़ेंगे ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है? सबसे पहले हम बता दें, ओनोमेटोपोइया जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये 7वें नंबर पे आता है। जो फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स यानी जो जितने उसके टाइप्स हैं ये 7 नंबर पे आता है। ओनोमेटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि यानी ध्वनात्मक अलंकार। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी भी टाइप के साउंड का पता चलता है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसकी डिफिनीशन है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग और सेंस। मीन्स ये है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें किसी ध्वनियों का पता चलता है, यानी किसी ध्वनियों के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनोमेटोपोइया। तो इस यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किस कंडीशन में, किस सेंटेंस में ओनोमेटोपोइया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क, यानी ये डॉग है और जब डॉग बार्क करता है, ये बार्क क्या है? इसकी आवाज है। किसकी आवाज है? डॉग की आवाज है। यानी डॉग जब बार्क करता है तो उससे साउंड निकलता है। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ओनोमेटोपोइया। यानी ओनोमेटोपोइया में क्या होता है कि साउंड का पता चलता है, यानी डॉग्स बार्क यानी कुत्ता भौंकता है, उसका भौंकना क्या है? एक आवाज है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट एग्जांपल है द स्नेक हिस। द स्नेक हिस यानी जो स्नेक होते हैं, जो सर्प होते हैं, उनकी कौन सी वो जो आवाज निकालते हैं, जो साउंड निकालते हैं, हिस, वो हिस जब निकालते हैं तो उनकी जो हिस साउंड है वो ये एक्सप्रेस करती है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया यानी हिस, जो हिस यहाँ वर्ड दिया गया है ये साउंड है, और ये किसका साउंड है? स्नेक का साउंड है। यहाँ बार्क दिया है, बार्क किसका साउंड है? डॉग का साउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है मरमरिंग ऑफ बीज। बीज मीन्स होता है मधुमक्खियां, और मरमरिंग मीन्स होता है भिन भिन करना, यानी भिन भिनाना। मक्खियों की जो साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मरमरिंग करती। मरमरिंग ऑफ बीज यानी जो मधुमक्खी होती है, जो मक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? मरमरिंग करती हैं, भिन भिनाती हैं। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में हमें किसका साउंड पता चल रहा है? बीज का साउंड पता चल रहा है, और इसका साउंड क्या होता है? मरमरिंग होता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ओनोमेटोपोइया। यानी सब ये है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हमें क्या पता चलता है? साउंड का पता चलता है, इसके मीनिंग का या फिर किसी भी सेंस का पता चले। और फोर्थ एग्जांपल है ग्रांट गोज द हॉग। हॉग मीन्स होता है सुअर का बच्चा, और सुअर का बच्चा कौन सी आवाज निकालते हुए चलता है? ग्रांट ग्रांट। ये जो ग्रांट यहाँ लिखा गया है ये साउंड है, और ये किसका साउंड है? हॉग का साउंड है। हॉग मीन्स क्या होता है? सुअर का बच्चा। यानी इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो हॉग होता है वो ग्रांट ग्रांट करके चलता है, यानी उसकी जो आवाज है वो ग्रांट ग्रांट है, ग्रांट करके वो आगे बढ़ता है। तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ओनोमेटोपोइया। यानी सब कंक्लूजन में ये कहा जाए कि ओनोमेटोपोइया में हम किसी भी साउंड का क्या करते हैं? पता करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ओनोमेटोपोइया यानी इस
जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सब एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सब जितने भी फिगर ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स थे, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरन, जितने भी थे हम लोगों ने आज पढ़ लिया, उसको फिनिश कर लिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।